गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर में कुछ समझ नहीं आता गेट के हिसाब से। तो गेट में उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है स्ट्रक्चर एनालिसिस का, बट स्ट्रक्चर इज़ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सो वी विल स्टार्ट द स्ट्रक्चर एनालिसिस। इसमें अपन को डरना नहीं है कि क्या क्या आएगा, क्या मतलब अपन को ये समझ लो कि जो मैं पढ़ाऊँगा उसे सिर्फ पढ़ना है, लेकिन आने क्वेश्चन बहुत लिमिटेड हैं। अगर सिर्फ इसको सुनेंगे ना तो उससे ही अपना को 4-5 नंबर का आता है। गेट का वेटेज बता दे रहा हूँ मैं आपको, स्ट्रक्चर एनालिसिस से आएगा 5 से 6 मार्क्स मैक्सिमम आएगा। आएगा तो ठीक, जो कि अपन क्वेश्चन देखते से ही उड़ा देंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें डरना नहीं है, लेकिन कुछ समय इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर स्ट्रक्चर एनालिसिस अगर आप पढ़ाएंगे तो, क्योंकि स्ट्रक्चर लोगों को समझ नहीं आता। बस दिक्कत ये है कि समझ लेंगे ना तो इससे अच्छा इजी कुछ नहीं है। 5-6 नंबर आराम से ले आएंगे। इसमें एक क्वेश्चन आएगा किससे, डिटर्मिनेसी, डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी। मैं बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा तो थोड़ा अच्छे से सुनना। फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस, स्पेलिंग करेक्ट करते चलना। डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, इसमें अपने को पढ़ना पड़ेगा। एक तो पढ़ेंगे अपन स्लोप डिफ्लेक्शन, और दूसरा पढ़ेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा स्लोप डिफ्लेक्शन से तो आपको इक्वेशन दे देगा और पूछे, ऐसा इक्वेशन एक लिख के दे देगा और ये पूछेगा ये सही है कि नहीं, या कौन सा इक्वेशन सही है 1 नंबर का। इसमें ये पूछते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, वो अपन देखेंगे, उसको निकालने के लिए पूछेगा। या तो बस उसमें मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में यही पूछता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, ठीक। फोर्थ में अपन पढ़ेंगे क्या, ट्रसेस। ट्रसेस का थोड़ा वेटेज ज़्यादा है इसमें। अगर लिंक्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये तकरीबन 4 नंबर का यही हो जाता है। 4 नंबर का, जो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं तो 2 नंबर का क्वेश्चन, इससे मान के चलो। 5वां हो गया इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, जिसको बोलते हैं ILD। ये 1 या 2 नंबर का आएगा, 1 ही नंबर का आएगा, और 2 नंबर का आएगा तो मैच द कॉलम में आएगा, ठीक। और 6वां हो गया मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक। तो ये ओवरऑल सिलेबस हो गया। बहुत फास्ट में पढ़ेंगे इसको, वेटेज कम है और सब्जेक्ट लेंदी है। सिंपल चीज़ें देखना है अपने को, ठीक। डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी लिखेंगे। डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी, ठीक। इनडिटर्मिनेसी एंड डिटर्मिनेसी, इसमें अपने को कुछ पॉइंट है, अगर वो लिखना चाहें तो लिखें। पहला, जैसे डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी पहले होता क्या है। सपोज करो दिस इज योर, ये कोई स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो गया। ये रोलर सपोर्ट हो गई, ये इंटरनल हिंज हो गया, ठीक। तो इसमें अपने को कुछ लोडिंग होगी, कुछ हो सकता है मूवमेंट आ रहा हो, ऐसा कोई फोर्स लग रहा हो जिसके कारण स्ट्रक्चर स्वे कर रहा हो। तो इन सब चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए मेंबर फोर्सेस ज़रूरी हैं, प्लस रिएक्शन ज़रूरी है। तो दीज आर द फोर्सेस एंड रिएक्शन, दीज आर द फोर्सेस, मेंबर फोर्सेस। इसमें कोई फोर्स होगा, इस मेंबर में फोर्स होगा, इसमें फोर्स होगा, इसमें, और इन सब रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ इक्वेशन अवेलेबल हैं, ठीक। तो उसके लिए अपने को
स्ट्रक्चर एनालिसिस करने से पहले ही अपन पता कर लें कि ये अपने को नंबर ऑफ इक्वेशन अपने पास है कि नहीं है। पता चले अपन ने सॉल्व करना चालू किया, बीच में नंबर ऑफ इक्वेशन गायब, अब एक और 2-4 इक्वेशन और चाहिए, तो अपने को ये पता करना पड़ेगा अगर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट है तो फिर नंबर ऑफ इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होते हैं? 3। कौन से? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0। ये 3 नंबर ऑफ इक्वेशन लगा के काम चल जाएगा। तो अगर डिटर्मिनेट है तो 3 से काम चल जाएगा, अगर इनडिटर्मिनेट है तो नंबर कंपेटिबिलिटी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो ये अपने को ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। ठीक, डिटर्मिनेट है तो कोई दिक्कत नहीं, इनडिटर्मिनेट है तो नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ कंपेटिबिलिटी अपने को डेराइव करना पड़ेगा कि इससे कौन सी इक्वेशन अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन इसी से आता है कि डिटर्मिनेट, ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। अगर डिटर्मिनेट है तो ठीक, इनडिटर्मिनेट है तो इसकी इनडिटर्मिनेसी कितनी है। ठीक, दूसरी चीज़, कभी कभी अपन क्या करते हैं कि अगर अपन से कोई बोले कि ये स्ट्रक्चर अपने को डिज़ाइन करना है तो बी प्रेफर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि मोस्टली वी, इसमें अपन ये समझ लें कि मोस्टली वी चूज द इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बिकॉज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर द मेंबर फोर्सेस डेवलप आर द स्मॉलर एंड देयर आर मल्टीपल पाथ ऑफ ट्रांसफर ऑफ लोड। अगर स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है तो मेंबर फोर्सेस स्मॉलर होंगे, प्लस जो लोड ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म है वो बहुत सारा हो सकता है। तो इसलिए अपन वी प्रेफर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। जैसे सिंपली सपोर्टेड, ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, लेकिन अपन इसकी जगह क्या करते हैं? फिक्स बीम डालते हैं। ये तो ये ज़्यादा लोड ले सकता है। लोड तो दोनों ले सकते हैं, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ाना पड़ जाएगा। इसकी एंड कंडीशन के द्वारा इसमें चांसेस कम रहते हैं फेलियर, इसमें सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया ज़्यादा होता। तो दिस इज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, दिस इज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। सो वी प्रेफर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इन द डिज़ाइन। ठीक, दूसरी बात, अगर इनडिटर्मिनेट है तो वो मैंने बता दिया कि कंपेटिबिलिटी इक्वेशन लगानी पड़ेंगी। अब लोग पूछते हैं कि सर फोर्स मेथड क्या है? फोर्स मेथड, और बोलते हैं कि फोर्स मेथड के अलावा मैंने क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें ये समझ लो कि फोर्स मेथड से अगर एनालिसिस करेंगे तो अपन मेंबर फोर्सेस, दिस इज योर स्ट्रक्चर लाइक दैट, मेंबर फोर्सेस एंड, या और कह सकते हैं सपोर्ट रिएक्शन को अननोन मानेंगे। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट में अपन क्या मानेंगे? इसमें मेंबर डिस्प्लेसमेंट, जो मेंबर डिस्प्लेसमेंट होता है, मेंबर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मेंबर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा या थीटा। जैसे ये मेंबर डिस्प्लेस हो गया, ये मेंबर, सपोज करो ये मेंबर ऐसा कुछ डिस्प्लेस हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आ गया और ये रोटेशन थीटा आ गया। तो इनको अननोन मान के अपन डिस्प्लेसमेंट मेथड में कैलकुलेट करेंगे। ठीक, दूसरी बात ये होती है फोर्स मेथड में क्या होता है? नंबर ऑफ कंपेटिबिलिटी इक्वेशन जो जरूरी होंगी वो इक्वल टू डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के बराबर होगी।
और इसमें जो ज़रूरत होगी डिस्प्लेसमेंट मेथड में, ये नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन इक्वल टू होगी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी के। ठीक, अब स्टैटिक इनडिटरमिनेसी क्या होती है और काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी क्या होती है वो अपन देखते हैं। ठीक, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी में इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, सबसे पहले तो वो देखते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये 2D के केस में और ये 3D के। 3D मतलब स्पेस स्ट्रक्चर होता है जो। 2D में क्या होगा, जो भी बताया था मैंने, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समेशन एम इज इक्वल टू 0। 3D में क्या हो जाएगा, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन एम जेड इज इक्वल टू 0, समेशन एफ जेड इक्वल टू 0, समेशन एम वाई इक्वल टू 0, समेशन एम एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें कितने हो गए 3 और इसमें कितने हो गए 6। क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी है कि इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम 2D में कितने होते हैं और 3D में कितने होते हैं, 3 और 6। ठीक, नंबर ऑफ रिएक्शन एट सपोर्ट। रिएक्शन डेवलप बिकॉज ऑफ रिस्ट्रेन डिफॉर्मेशन। 2D में मान के चलो और 3D में मान के चलो। 2D में अगर मान के चलो ये हो गया रोलर, तो रोलर में सिर्फ ये रिएक्शन आएगी, और 3D में भी एक रिएक्शन आएगी। अगर ये हिंज है तो इसमें 1 2, जबकि इसमें 3D में कितनी आएंगी 1 2 और एक अंदर से आएगी। ये 3D में दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ये 3। ठीक, तो इसमें कितनी, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें कितनी 3। फिक्स के केस में, फिक्स में देख लेते हैं। फिक्स ये 2D में फिक्स में 1 2 3, इसमें कितनी आएगी 1 2 3 प्लस इसमें ये रोटेशन 0, तो इसमें आएंगी 6। कौन कौन सी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0, डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0। ठीक, और थीटा एक्स इज इक्वल टू 0, थीटा वाई इज इक्वल टू 0, थीटा जेड इज इक्वल टू 0। थीटा मतलब जैसे ये कोई मेंबर है, अगर इसमें लोड लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा। ठीक, ये थीटा कहलाया, ये थीटा कहलाया। और ये कोई लोड हो गया। फिक्स में क्या होता है, अगर इस साइड से फिक्स कर दें तो यहाँ पे तो रोटेशन आएगा लेकिन यहाँ पे फिक्स रहेगा, तो यहाँ थीटा 0 हो जाएगा। ये 2D में यहाँ तो थीटा आएगा, तो ये हिंज में
और रोलर में थीटा यहाँ आता है सपोर्ट पे, लेकिन यहाँ फिक्स की कंडीशन में नहीं आता थीटा, इसलिए 6। कई बार लोग बोलते हैं कि सर फॉर्मूला बता दीजिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का, तो ds इज इक्वल टू, इसको बोल देंगे ds इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन मेंबर, नंबर ऑफ अननोन मेंबर, फोर्सेस एंड सपोर्ट रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ds क्या है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक, ये कोई फॉर्मूला है, अगर याद करना चाहो तो याद कर लो। ds क्या है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, नंबर ऑफ अननोन मेंबर फोर्सेस प्लस सपोर्ट रिएक्शन, तो ये टोटल नंबर ऑफ अननोन हो गए, माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम अवेलेबल, तो जितना माइनस करेंगे वो उसके बाद जो बचेगा वो ds कहला जाएगा। उतनी डिग्री से स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट है और उतने डिग्री से इनडिटरमिनेट है, तो फिर उतने ही नंबर ऑफ कंपेटिबिलिटी ज़रूरी हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्ट्रक्चर। अब इसमें कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो गई सपोर्ट रिएक्शन। ठीक, और नंबर ऑफ ds, तो ds इसमें हो जाएगा कितना? 6 प्लस 6 तो अननोन हो गए, माइनस 3 इक्वेशन अवेलेबल, तो ये 3 हो गया। ठीक, हो गया। अब ds को कई लोग कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, ds इज इक्वल टू होता है dse प्लस dsi। ये क्या हो गया? एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये इंटरनल indeterminacy. If all member forces in the structure can be found out by knowing the support reaction, the structure is said to be indeterminate, otherwise internally indeterminate. ठीक, अब 1 by 1 अपन स्टैटिक इंडिटरमिनेसी देख लेंगे। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर फ्रेम। सपोज करो दिस इज योर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन तो 1, ये क्या आएगी 2, ये आ गया 3। अगर मैं इस मेंबर में फोर्स पूछूं तो उसमें भी ये आएगा 1 2 और ये 3।
सपोज करो ये दिस इज़ योर स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ कट करूँ तो यहाँ पे भी कितने फोर्सेस आएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3। तो कहीं से भी मैं स्ट्रक्चर को कट करूँगा तो वहाँ पे 3 फोर्सेस नज़र आएंगे, ठीक है, इन 2D में। तो सबसे पहले तो एक मेथड मैं आपको सिखाऊंगा जिससे स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फॉर फ्रेम आप इजीली निकाल पाएंगे बिना किसी दिमाग लगाए। इसको अपन कहते हैं ओपन ट्री मेथड। ओपन ट्री कैसा होता है, जैसे ये तो सपोज करो ये फिक्स रहता है, फिर उसके बाद ट्री ऐसा निकलता है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा होता है ट्री। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कोई भी लूप ना बने। लूप ना बने मतलब ये इससे ऐसा कनेक्ट ना हो, ठीक, फ्री ओपन ट्री होना चाहिए। ये कोई भी ऐसा कंपाउंड ऐसा इसका मिले ना, तो ये ओपन ट्री स्ट्रक्चर, ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी, जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, सपोज करो ये स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको ओपन टी स्ट्रक्चर बना दूँ तो इसको करना पड़ेगा 1 2, मुझे 1 और 2 कट लगाने पड़े, जिससे मुझे ये भी ओपन ट्री स्ट्रक्चर हो गया और एक ये भी एक ओपन ट्री स्ट्रक्चर हो गया। तो मैं इसकी ds ऐसे निकाल लूँगा कि ds इज इक्वल टू 3 × 2, क्योंकि 2 बार मैंने स्ट्रक्चर कट किया तो ये 6। अब सिंपल सा अपने को 3 × नंबर ऑफ कट, नंबर ऑफ कट कितना लगाया 2, तो 6 आ गया। अगर मैं एक्सटर्नल पूछूं तो एक्सटर्नल कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 6 मतलब कैसे, 1 2 3 1 2 3। एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन मतलब सपोर्ट रिएक्शन माइनस नंबर इक्वेशन ऑफ अवेलेबल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो नंबर ऑफ अननोन सपोर्ट रिएक्शन 6 एंड 3 इज द, तो 3 से ये इनडिटर्मिनेट है एक्सटर्नली, ठीक है। और इंटरनली कितना हो जाएगा, ds माइनस x, तो ये हो जाएगा 3। कैसे, ds कितना था 6 और ये 3, तो ये हो जाएगा 3, ठीक। तो ds आपने कैसे निकाल ली इसकी, नंबर ऑफ कट 3 × नंबर ऑफ कट, और नीचे से फिक्स रहना चाहिए। अगर मैं इसकी पूछूं, सपोज करो ये कोई स्ट्रक्चर है, ट्री बनाने का काम करना है बस अपने को, अपना ds खुद ब खुद निकल आएगा। ये सपोज करो ये कोई स्ट्रक्चर है, इसका मैं पूछना चाहता हूँ टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी क्या होगी। तो नंबर ऑफ कट कितने, 3 × नंबर ऑफ कट रिक्वायर टू मेक ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। 3 × नंबर ऑफ कट, तो देखो एक तो कट मैंने ये लगाया, 2 3, 1 2 3 कट लगाने के बाद भी ये जुड़ा है, तो इसको मैं 4 लगा दिया। तो अगर ये देखोगे तो सेपरेट है, ये देखो अगर मैं दिखाऊं तो मैंने 4 कट लगाए हैं और ये इस स्ट्रक्चर की तरह मुझे दिख रहा है ओपन ट्री। तो 3 × नंबर ऑफ कट 1 2 3 4, कितना हो गया 12। इसकी ds कितनी हो गई 12, ठीक। अब मैं पूछूं एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेसी, ds कितनी हो गई 3 × 1 2 4, तो ये 12 और DSE। अब इसमें कितने हैं 1 2 3 1 2 3। एक्सटर्नली में सपोर्ट देखना है, मतलब सपोर्ट से कितनी रिएक्शन हो रही। तो ये 6 3 और 3 6 माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन अवेलेबल 3 इज इक्वल टू 3, ds इज इक्वल टू 3, क्योंकि ds इज इक्वल टू DSE प्लस DSI, इसलिए ये हो गया 12 और ये हो गया 3,
प्लस डी एस आई, तो डी एस आई इज इक्वल टू 9। तो फॉर्मूला इज सिंपल इज दैट डी, सिंपल एक फॉर्मूला, डी एस इज इक्वल टू 3C, और C इज क्या है, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू मेक ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, ये फॉर्मूले से आपको स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला याद करें, और ये याद रखना कि ये फिक्स रहना चाहिए, मतलब ये ऊपर, क्योंकि पेड़ की जड़ मजबूत नहीं होगी तो पेड़ गिर जाएगा। तो कई लोग कहते हैं कि सर अगर मान लो पेड़ की जड़ मजबूत नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हमने कहा कैसे नहीं चलेगा, हमने कहा बताओ आप कैसे नहीं, कौन सा स्ट्रक्चर आप लाओगे। तो एक बंदे ने ऐसा स्ट्रक्चर ला के दे दिया हमारे को कि अगर ऐसा हो गया, और अगर ये कोई हमारा स्ट्रक्चर है और हमने अगर एक कट और दो कट लगा दिया, एक कट ये और दो कट ये, तो ये तो फिक्स रहेगा। लेकिन ये सर ये तो गिर जाएगा क्योंकि ये हिंज है। तो फिर हमने कहा नंबर ऑफ रिस्ट्रेन लगाओ, नंबर ऑफ रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब इसको स्ट्रेन मूव ना होने दे, पकड़ के रखे। तो हमने इसको +1 किया। तो अब ये +1 करने के बाद कैसे हो गया, ये हो गया फिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ रोटेशन है, इसलिए एक जोड़ा। अगर कल की डेट में रोलर होता तो इसमें हम 2 जोड़ते, +2 करते। ठीक, तो हिंज में +1 किया तो ये फिक्स बन गया। तो 3C, अब डी एस इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम, डी एस इज इक्वल टू लिखेंगे 3C माइनस आर, या आर डैश बोल दो, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ रिस्ट्रेन रिक्वायर्ड टू मेक फिक्स सपोर्ट। सपोर्ट को फिक्स करने के लिए कितनी रिस्ट्रेन दी है वो माइनस कर देंगे। तो इस केस में हमने क्या किया, डी एस इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू सी, 1 एंड 2, 3C मतलब 2, और -1 से हमने प्लस किया था तो इसको -1 कर दिया, तो कितना हो गया 5। तो डी एस इज इक्वल टू आ गया 5। अब डी एस ई पूछेंगे मतलब एक्सटर्नली, तो इसका आएगा 3 इसका, और इसका 1 2, तो 3 + 2 3 + 2 3 + 2 5, और नंबर ऑफ इक्वेशन अवेलेबल 3। तो ये 2 से एक्सटर्नली इंडिटर्मिनेट है। ठीक, और डी एस आई पूछेंगे तो 5 -2, तो कितना आ गया 3 से इंटरनली इंडिटर्मिनेट है। कुछ समझ पड़ रहा है कि क्या चल रहा है। ठीक है। तो अगर फिक्स ना हो तो कौन सा फॉर्मूला लिखना है, डी एस इज इक्वल टू 3C माइनस आर डैश। जैसे एक और क्वेश्चन अगर अपन देखें, कि ये कोई स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे हिंज है और ये यहाँ से फिक्स है, तो एक कट दो कट, उसके बाद क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ऐसा मूव कर जाएगा, तो ये इसको मूव होने नहीं देना, तो यहाँ पे +1 करेंगे, तो नंबर ऑफ रिस्ट्रेन 1 लगा है, तो इस फॉर्मूले से डी एस अपन टोटल बताएंगे, तो कितना हो जाएगा 1 and 2, तो 3 इंटू सी कितना है 2, माइनस आर डैश अपन ने रिस्ट्रेन लगाया 1, तो ये कितना हो गया 3 3 6 5। ठीक, ये अपने को डी एस निकल गया। कल की डेट में ये तो हो गई सब 2D की बात, अगर ये कल की डेट में 3D फ्रेम हो गया, 3D, तो 3D में सपोज करो दिस इज योर स्ट्रक्चर, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, और ये 3D का केस में अगर मैं बताऊं तो इसमें अपन
अब इसमें मुझे नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट सबसे पहले देखो, पहले तो मैं कट कर देता हूँ, 1 2, 2 कट, C इज इक्वल टू 2 आ गया, 1 कट और 2 कट, 2 कट। अब इसको मुझे करना है रिस्ट्रेंट, क्योंकि मेरा पेड़ गिर जाएगा। तो 3D में है तो इसको कैसे, अगर 2D में होता तो सिर्फ इस डायरेक्शन में सिर्फ मैं एक रिस्ट्रेंट लगा देता, लेकिन 2D में क्या हो सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी गिर सकता है, इस डायरेक्शन में भी गिर सकता है, ठीक है ना। तो एक डायरेक्शन ये हो गई, 1 2, ये इस साइड भी जा सकता है और ये 2 और एक 3। तो ये 3 डायरेक्शन में रिस्ट्रेन करना पड़ेगा हमारे को, इसे 3 डायरेक्शन में रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। कौन कौन सी डायरेक्शन में, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, ये क्योंकि हिंज है। तो इस डायरेक्शन में भी हम, इस डायरेक्शन में भी हमें मूव वो करवाना है, और इस डायरेक्शन में, तो 3 रिस्ट्रेन हमारे को लगाना पड़ेगा। तो +3 किया हमने सॉरी और इसमें हमारे को कितने रिस्ट्रेन लगाना पड़ेगा, इसमें हमारे को 5 रिस्ट्रेन लगाना पड़ेगा रोलर में। रोलर को फिक्स बनाने के लिए 5 रिस्ट्रेन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 + 5, तो अब ds का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 3c - r। तो 3 कितना है 2, 3 × 2 माइनस r कितना है 3 + 5, 3 + 5, ये टोटल r हो गया। सॉरी, जब ds 3D में बात करेंगे, ds 3D में बात करेंगे तो 6c हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 डायरेक्शन में मूव कर सकता है 3D में, ठीक। तो ये 6c - r होगा। तो ये 6 12 - 8, तो ये हो जाएगा 4, ठीक। तो फॉर्मूला फाइनल ये सुन लीजिए कि ds इज इक्वल टू हो जाएगा 2D में कितना हो जाएगा, 3c - r' इन 2D, और ds इज इक्वल टू हो जाएगा 6c - r' इन 3D। c कहाँ क्या है, नंबर ऑफ कट रिक्वायर टू मेक ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर, और r' क्या है, r' क्या है, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर टू मेक all joint rigid, ठीक है। इसमें एक ध्यान रखना है कि ट्री में लूप नहीं होना चाहिए, ट्री हमेशा फ्री होगा। इसको नोट में चाहे तो लिख लें, ये ट्री के हमेशा ओपन होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये ट्री नहीं हो सकता। ये हिंज भी नहीं होना चाहिए बीच में, अगर हिंज है तो इसको रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, और ये ओपन नहीं, ऐसे कहीं जाके मिलना नहीं चाहिए। तो ये गलत है और ये सही है, ऐसा ट्री होना चाहिए, ठीक। ये नोट में चाहे तो लिख लें आप।
अब रिस्ट्रेनिंग सपोर्ट का नोट में ही डालना है, ऐसे भी नोट करके ये लिखना है। नोट में लिखेंगे कि रिस्ट्रेनिंग सपोर्ट को रिस्ट्रेन करने के लिए, ठीक है, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ सपोर्ट रिस्ट्रेन रिक्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन when fixed minus number of existing support reaction। ये लिखने के बाद अब समझेंगे कि क्या है ये चीज। सपोज करो दिस इज योर स्ट्रक्चर, ये आपका कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ एक हिंज है इंटरनली, और ये तो जॉइंट में हिंज है, और ये है मेंबर में, ये बोथ आर इंटरनल हिंज। ठीक, मैंने ये बोला कि नंबर ऑफ सपोर्ट रिस्ट्रेन रिक्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सपोर्ट रिस्ट्रेन व्हेन फिक्स्ड माइनस नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सपोर्ट रिएक्शन। मीन्स दैट इसमें अगर मुझे रिस्ट्रेन लगानी है तो इसमें लगाऊंगा मैं m-1। m-1 मतलब मेंबर 1 एंड 2 मेंबर है, तो ये मेंबर 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। जॉइंट में लगाऊंगा तो मैं कितना करूंगा m-1। मेंबर में कितने हैं 4 मेंबर, मीट एट अ जॉइंट -1 इज इक्वल टू 3। ठीक, दिस इज फॉर 2D के केस में मैं ऐसा करूंगा कि रिस्ट्रेंट लगाना है तो m-1 लगाऊंगा। जैसे मेंबर 2 हैं, 2 मेंबर में -1 करूंगा तो 2 - 1 रिस्ट्रेंट लगेगा इसमें, और इसमें अगर 4 मेंबर मिल रहे हैं तो 4 - 1 m-1 इज इक्वल टू 3 रिस्ट्रेंट लगेंगे 2D में। 3D में कुछ नहीं करना, 3 से इंटू कर देना। ठीक, फॉर 3D ब्लू से है तो 3m-1 और ये 3m-1। ठीक, सॉरी 3m-1। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट निकल आएगा। ये क्वेश्चन आएंगे 1-1, 2-2 नंबर में गेट में। 1-1, 2-2 नंबर का कहने का मतलब या तो 1 नंबर में क्वेश्चन 1 आएगा या तो 2 नंबर में क्वेश्चन 1 आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के बन सकते हैं, तो ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक,
क्वेश्चन आपको लगाने हैं, कुछ डाउट होगा तो पूछना है। इसमें कुछ खास तो अब समझ में नहीं आ रहा है ये। नोट करके, नोट NOTE, नोट करके जो फॉर्मूले अपन बुक्स में पढ़ते हैं उसको देख लेते हैं। DS फॉर 2D फ्रेम। अब वो वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं जो बुक की लैंग्वेज पे लिखा हुआ। इसमें लिखा रहता है DS इज इक्वल टू 3M प्लस R माइनस 3J। मैंने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था। समझने वाली बात यह है कि ईच मेंबर कैरी 3 इंटरनल फोर्सेस। हर मेंबर में 3 इंटरनल फोर्सेस हैं। अगर कहीं से भी काटोगे तो 1, 2 और एक ये मूवमेंट, तीन फोर्सेस आपको देखने मिलेंगे। कौन कौन से? जैसे अगर मैं इसको जूम करके यहाँ लाऊं और इसको ऐसा दिखाऊं तो 1, 2 और ये 3 मेंबर दिखेंगे। तो अगर सपोज करो 1, 2, 3, ये M इज इक्वल टू 3 है, 3 मेंबर है, 1, 2, 3 मेंबर है और 3 में 3 फोर्सेस हैं। तो अपन इसको लिख देंगे अननोन। जो DS मैंने लिखवाया था, नंबर ऑफ अननोन्स, मेंबर फोर्सेस प्लस सपोर्ट रिएक्शन, ऐसा कुछ लिखवाया था। माइनस लिखवाया था नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, तो टोटल अननोन कितने होगा? 1, 2, 3, M इंटू 3M, क्योंकि 3 में हर मेंबर में 3 फोर्सेस हैं, प्लस सपोर्ट रिएक्शन मतलब R, या ये वाला R इनकी लैंग्वेज में R, माइनस ईच जॉइंट। ठीक है, ईच जॉइंट का एक J जॉइंट, एक ये जॉइंट, एक ये जॉइंट और एक ये जॉइंट। हर जॉइंट का नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कितना है? 3 है। यहाँ पे भी कौन सा? सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 0। ईच जॉइंट का इक्वेशन ऑफ अवेलेबल कितना है? 3। तो 3 इंटू जॉइंट। अब इससे करेंगे तो भी उतना ही आएगा। जैसे 3 मेंबर कितने हैं? 1, 2, 3 प्लस R कितना था? 3 और 3 6, माइनस 3 इंटू 4, ये कितना आ रहा? 9 प्लस 6 माइनस 12, कितना हो गया? बोले 9, 6, 15 माइनस 12, 3। ठीक। और अगर दूसरी मेथड से हमने जो करवाया था कि नंबर ऑफ कट रिक्वायर 1, तो DS इज इक्वल टू 3C माइनस R तो 0 है क्योंकि रिस्ट्रेंट लगाने की आवश्यकता नहीं। तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद करना चाहो तो कर लो, 3M प्लस R माइनस 3J। ये हो गया 2D में। और 3D में बात करें तो ये हो गया 6M प्लस R माइनस 6J। ये हो गया 3D में। ठीक,
ट्रसेस में क्या होता है, ये तो फ्रेम में हो गया, और ds फॉर ट्रस में ये बताऊंगा कि ये ट्रस हमेशा एक्सियली लोड लेता है, एक्सियल लोड, मतलब ये कोई ट्रस है, इसमें बेंडिंग मोमेंट नहीं लेता, तो एक इक्वेशन कम हो जाती है। ट्रस ओनली एक्सियली फोर्स लेता है, ये एक्सियली फोर्स लेता है, इसमें बेंडिंग मोमेंट का काम नहीं होता। जैसे अगर मैं इसको जूम करके बताऊं ये कोई ट्रस है, तो इसमें सिर्फ ऐसा फोर्सेस आएगा इस डायरेक्शन में, अगर इसको बताऊंगा तो इसमें ऐसा फोर्सेस आएगा, बस इसमें बेंडिंग मोमेंट नहीं आता है। ऐसा अपन मान के चलते हैं ट्रसेस के केस में। तो ट्रस के केस में ds की कहानी हो जाती है, m ds फॉर ट्रसेस में हो जाएगा m प्लस r माइनस 2j क्यों, क्योंकि उसमें समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 होता है, समीशन m इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये नहीं होता, इसलिए 2 जॉइंट। r वैसा 3m क्यों नहीं होता है, इसमें होता 3m, इसमें m अकेले होता है, क्योंकि ट्रसेस में सिर्फ एक मेंबर में ये फोर्स हो सकता है, या तो ये फोर्स होगा या तो ऐसा कोई फोर्सेस होगा, मतलब सिर्फ एक ही फोर्स होता है किसी भी मेंबर के ट्रस में देखेंगे तो एक ही फोर्स आता है, दो फोर्सेस नहीं होते। और जबकि अपन ट्रसेस में फ्रेम में कर रहे थे तो इसमें ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था, तो ये 3 ले रहे थे। ट्रसेस के केस में ओनली 1 फोर्सेस होता है, एक्सियली फोर्सेस, तो m प्लस r माइनस 2j क्यों, r तो ठीक है समझ में आ गया रिएक्शन, 2 मतलब समीशन m नहीं रहता इसलिए 2j, सिंपल है। ठीक, 3D के केस में क्या हो जाएगा, इसमें ये हो गया 2D में, और 3D हो जाएगा m प्लस r माइनस 3j। इसमें 3j में इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू 0 समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समीशन एफ जेड इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 3 आ जाता है। इसमें क्या हो रहा था, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 हो रहा था। ठीक, इसलिए ये 2 आता है, इसमें 3 आता है। जबकि इसका 6 का केस मैंने सबसे पहले बताया था, और उसका 3 का केस 2D में मैंने पहले क्लियर कर दिया था। तो आई होप कि सब क्लियर हो गया होगा कि कहानी क्या चल रही है। आज अपन सिर्फ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी ही पढ़ेंगे, काइनेमेटिक आज शायद चालू ना कर पाऊँ। तो 2 चीज़ और बची हैं, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी फॉर बीम। फ्रेम की हो गई है, फ्रेम का बता दिया है, बीम और ट्रस का बचा है। ठीक है, इसमें ये वाला थोड़ा बेसिक चैप्टर है, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, 1-2 घंटे का, फिर उसके बाद बहुत फास्ट हो जाएंगे। दिस इज कैंटिलीवर बीम, ये कोई लोड है, तो ds इज इक्वल टू इसकी होता है 0, क्योंकि 3 अननोन होते हैं, 1 2 3, और नंबर ऑफ इक्वेशन भी 3 होती है। तो ये कैंटिलीवर बीम इज स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। ds 0 आ गई मतलब इनडिटरमिनेट नहीं है। ठीक है, तो ये दिस इज डिटरमिनेट बीम। अब जैसे जैसे आप देखते जाना, ये हमने एक सपोर्ट लगा दिया, तो इसमें एक ये सपोर्ट आने लगा, तो ये इससे ds कितना हो जाएगा 1।
इसमें अगर हमने ये लगा दिया, हिंज लगा दिया, तो ए किया जाएगा ए, इसकी ds डायरेक्ट 2, कोई दिमाग नहीं लगाना। ये किया था और एक और मैंने ये लगा दिया रोलर, तो 1 2 3, ds इज इक्वल टू 3। इसका फॉर्मूला अगर अपन डेराइव करें तो इसको अपन ये बोल सकते हैं कि इसको ऐसे लिखेंगे, ds इज इक्वल टू नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन रिमूव टू मेक कैंटिलीवर। ठीक है, सिंपल सा ds कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन रिमूव करना है, जितनी नंबर ऑफ रिएक्शन आप रिमूव करके उसको एज अ कैंटिलीवर में चेंज कर दोगे तो उतनी ही ds हो जाएगी। तो ये हो गया, ठीक है, लिख लिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि ऐसे ही क्वेश्चन आए, ऐसा भी हो सकता है। ये लो, ये चीज़ हो गई, बोले आप ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, और ये आ गई कहानी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको 1 2 3, अगर मैं 3 रिमूव कर दूंगा तो ये बीम कुछ ऐसी हो जाएगी जो कि कैंटिलीवर नहीं है। तो अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रिस्ट्रेंट डालना पड़ेगा, एक रिस्ट्रेंट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये कुछ ऐसी हो पाएगी। ठीक, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि ds की वही कहानी है। कैसे, जितना ds लगाओ, जितना रिस्ट्रेंट करो उसे माइनस कर दो। तो इसकी ds कितनी है पहले ये बताओ, ds 3 माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट 1, तो ये हो गया 2। ऐड करो तो उसको माइनस कर दो तो 2 हो गया। ठीक, समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ। दूसरी, इसको मैं बने देने, ये 1, तो इसकी ds हो गई कितनी 3, और इसकी ds हो गई ds माइनस 1 इज इक्वल टू 2। और 1 किस चीज़ का है, ये नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर टू मेक कैंटिलीवर। अब एक चीज़ और देखो, जैसे ये कोई क्वेश्चन है, अब ये कोई क्वेश्चन आ गया, ये हिंज आ गया, ये रोलर आ गया, ये रोलर आ गया। अब इसमें ये इंटरनल हिंज है, ठीक, ये अब सपोज करो मैं इन 1 2 3 सपोर्ट को मैं भी रिमूव कर दूंगा। अगर मैं रिमूव कर देता हूं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन एक कैंटिलीवर नहीं है, इसमें मुझे रिस्ट्रेंट कितने देने पड़ेंगे, 2। कौन कौन सा, एक तो मुझे मूवमेंट फिक्स कराना पड़ेगा तब जाके कुछ ऐसा होगा, और एक इसको, तो 1 and 1 2 रिस्ट्रेंट मैंने ऐड किए। तो इसका सबसे पहले ds बोल दो। अब ds इसको फिक्स करने के लिए आपने एक रिस्ट्रेंट यहाँ लगाया, और इसको फिक्स करने के लिए एक रिस्ट्रेंट यहाँ लगाया। ठीक, अब 1 2 3 4, ds इज इक्वल टू हो गया कितना, 1 2 3 4, 4 माइनस 1 and 2 2 इज इक्वल टू 2। ठीक, तो फाइनल कमेंट लिख लें ds इज इक्वल टू क्या होता है,
नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन बोल रहा हूँ मैं, सपोर्ट रिएक्शन रिमूव टू मेक कैंटिलीवर। अब कैंटिलीवर भी नहीं बन पा रही है, जैसे कैंटिलीवर नहीं बन पा रही है तो माइनस करना है क्या, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट एडेड टू मेक कैंटिलीवर बीम। ये फाइनल कमेंट याद करना है, इससे अपना काम हो जाएगा। ठीक है। अब स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर ट्रसेस और देखना है। जैसे कि मैंने सिंपल सा बताया था, डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, एम प्लस आर माइनस 2j। तो इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, इससे ही कर लेना है। ठीक। एम क्या है, नंबर ऑफ मेंबर। आर क्या है, सपोर्ट रिएक्शन। जे क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट। तो इसमें बता दो, जे सपोज करो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ट्रस है, 1 2 3 4, एक रिएक्शन ये, एक रिएक्शन ये, एक रिएक्शन ये। जॉइंट बोलो, 1 2 3 4 5 6। ये जॉइंट नहीं है माय डियर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आर तो मैं लिख दूंगा कितना, सॉरी इसमें भी एक सपोर्ट है, तो एक ये आ गया। और ये सॉरी ये इन्होंने ऐसा किया, तो एक और एक ये 2। आर इज इक्वल टू हो गया कितना, आर इज इक्वल टू हो गया 5। जे इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। मेंबर बता दो जोड़ के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10। एम इज इक्वल टू 10। फॉर्मूला है सिंपल सा, डी एस इज इक्वल टू एम प्लस आर माइनस 2j। जहाँ सिंपल फॉर्मूले से काम हो जाए वहाँ समझने की आवश्यकता नहीं है, दिल पे मत लेना कोई भी चीज़ है, क्वेश्चन पेपर निकलना चाहिए। दैट इज माई एम। 10 प्लस आर कितना है, 5 माइनस 2 इंटू जे कितना है, 6। 15 12 कितना हो गया, 3। सही है, मुझे लग रहा कुछ गलत है। एम 10 नहीं है, ज़्यादा है। अच्छा 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 ठीक, 11 है, एक ये भी वाला है 11। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 12, 4 आ गया। आंसर इज 4। एम प्लस आर माइनस 2j सिंपल रिएक्शन काय के लिए, 2D के लिए, 2D। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि भाई ds कितना है, DSE, तो DSE बता सकते हैं 2 1 1 कितना हो गया, 5 माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन अवेलेबल 3, तो ये कितना हो गया 2। ठीक है। और DSI इज इक्वल टू DS माइनस DSE, तो कितना हो गया, ये अपना आया था 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक, ये हो गया स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर ट्रसेस।
कभी कभी बुकों में ऐसा भी लिखा रहता है, उसे भी देख लें। जो मैं बोलूँ कि लिखा रहता है तो उसमें देखना बस है, समझना नहीं है कुछ उसमें। DSI लोग ऐसे लिखते हैं कि DS प्लस DSE, ऐसा कुछ लिखा। तो DS क्या बताया था, M प्लस R माइनस 2J, ऐसा कुछ बताया था मैंने, ठीक। और माइनस ये है DSE। अब DSE मतलब एक्सटर्नल में क्या बताया था मैंने, R टोटल रिएक्शन, R माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन अवेलेबल 3, ऐसे ही तो निकालते थे एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। तो R माइनस 3, इसको रीअरेंज कर देते हैं कुछ लोग। तो DSI में ऐसा लिख देते हैं कि M, फिर लिख देते हैं माइनस 2J, इसको कवर करके ऐसा लिख देते हैं माइनस M माइनस 2J माइनस 3, सही लिखते हैं क्या? मेरे ख्याल से तो सही लिखते हैं, M माइनस 2J प्लस 3 R विल गेट कैंसिल, M माइनस 2J प्लस 3, ठीक है। ऐसा कुछ लिख देते हैं तो घबरा जाते हैं लोग। DSE इज ऑलवेज रिएक्शन माइनस 3, सिंपल सी बात है, ये होती है एक्सटर्नली इन डिटर्मिनेसी। इसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में DSE भी पूछ ले तो क्या कर लेंगे अपन, ठीक है। तो फाइनल DS इज इक्वल टू DSE प्लस DSI एक्सटर्नल प्लस इंटरनल इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। और DSI इंटरनल कैसे निकालेंगे, टोटल में से टोटल में से DSI, मतलब इंटरनल निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधे DS माइनस DSE निकाल लेंगे। और DSE कैसे निकालते हैं अपन, R माइनस 3 ऑलवेज ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, DS सबके लिए, ट्रस के लिए भी बता दिया, बीम के लिए भी बता दिया, फ्रेम के लिए भी बता दिया। ठीक है, अब अपन चालू करेंगे। ये अगर आपने डिटर्मिनेसी मतलब स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी और इंटरनली डिटर्मिनेसी प्लस स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी समझ ली तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा टॉस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेंबर में फोर्सेस ही निकालने होते हैं कुल मिला के। तो अगर दिमाग में सब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कहाँ से कौन सा स्ट्रक्चर काम कर रहा है, कौन सा किस फोर्स की बात कर रहे हैं कहाँ से, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये होता है कि देख के ही अपन आंसर लगा सकते हैं। तो अपने का मेन फोकस होना चाहिए डिटर्मिनेसी में। डिटर्मिनेसी अब वो हो चाहे स्टैटिक हो चाहे काइनेमेटिक हो, ये दोनों में विशेषता दिमाग में बिल्टअप करने की ज़रूरत है। तो स्टैटिक मैंने लगभग कंप्लीट कर दी है, काइनेमेटिक में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो भी तकरीबन इतना ही है। ये ख़त्म होने के बाद 2-2.5 नंबर आपके ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं, और बाकी स्लोप डिफ्लेक्शन, बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ILD से 1-1 नंबर का पूछेगा, तो ये 5-6 नंबर का ये हो जाएगा। बाकी MPPSC और इन सब में वेटेज काफ़ी है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे।